तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े एनबीएफसी आईपीओ के बारे में, जो कि होगा एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। वो या इस कंपनी के बारे में हो गया, इसके इंडस्ट्री के बारे में हो गया, इसके फंडामेंटल प्लस वैल्यूएशन के बारे में हो गया, या फिर इसके आईपीओ डिटेल के बारे में हो गया। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम लोग इसके जीएमपी को देखते हुए ये भी बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे आप एक ही डीमेट अकाउंट से इसके शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड प्लस रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक ओवरव्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है एंड इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। सो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि कोई इस कंपनी को नहीं जानता होगा, क्योंकि एचडीबी फाइनेंशियल हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे कंपनी मार्केट में काफ़ी फेमस है। बट जनरली बात करें एचडीबी फाइनेंशियल के बारे में तो एचडीबी फाइनेंशियल जो है वो एक एनबीएफसी कंपनी है। यानी ये एनबीएफसी जो कंपनी होती है वो केवल लोन देने के लिए जानी जाती है। सो ये भी जो एचडीएफसी की सब्सिडरी कंपनी है वो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, सैलरीड पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, टू व्हीलर लोन, कंस्ट्रक्शन लोन एंड और भी कई सारे तरह का लोन देने का ये कंपनी काम करती है। यानी दोस्तों ये जो कंपनी है वो कई तरह के लोन देने के लिए जानी जाती है। यानी इन सारे लोन से ये कंपनी जो भी इंटरेस्ट रेट जनरेट करती है उन सभी को इस कंपनी के रेवेन्यू के तौर पे हम देख सकते हैं। यानी जो भी इससे इंटरेस्ट रेट बनता है वही इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स है। वहीं अगर इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें तो दोस्तों फंडामेंटल तो इसका काफ़ी अच्छा खासा आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो FY22 से FY24 के बीच में तो कंपनी के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। बट यहाँ पे अगर आप FY24 से FY25 के बीच में देखते हैं तो इस बीच में तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, बट प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट में लगभग आपको 12% के आसपास तक गिरावट देखने को मिला है। एंड ना ही दोस्तों इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला है, जबकि अगर आप इसका मार्जिन भी देखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको लगभग गिरावट देखने को मिला है। यानी FY22 से FY24 के बीच में तो कंपनी के प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी अच्छा था। बट FY25 के बारे में बात करें तो FY25 में इसके प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन में लगभग हमें 12 से 15% के आसपास का गिरावट देखने को मिला हुआ है। वहीं इसका ROE 15%, EBITDA मार्जिन 58% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 6 के आसपास है। मतलब कंपनी के ऊपर तो लोन भी काफ़ी ज़्यादा है। बट देखा जाए दोस्तों तो जो भी ये बैंक हो गया या फिर एनबीएफसी कंपनी हो गई, उन सब पे लोन हमें उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि कंपनी सबका काम ही होता है कि किसी थर्ड पार्टी से कंपनी लोन लेती है, उस लोन को फिर से ये मार्केट में लोन देती है एंड अपने लोन पे दी हुई जो भी ये कंपनी इंटरेस्ट जनरेट करती है वही इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स होता है। इसलिए ये भी कंपनी किसी तीसरे कंपनी से लोन लेती है एंड आगे अपने क्लाइंट को लोन देती है। इसलिए इसके इतने डेट से हमें उतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटल वाइज भी ठीक ठाक है। बट अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों इसके वैल्यूएशन के लिए हम लोग बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस एंड L&T फाइनेंस के साथ इस कंपनी को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि इनके पीर के मुकाबले इस कंपनी का वैल्यूएशन कैसा रखा गया है। तो अगर सबसे पहले पी रेशियो के बारे में बात करें तो एचडीबी का पी रेशियो लगभग 28 के आसपास है, जबकि बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस एंड L&T फाइनेंस का जो पी रेशियो है वो लगभग सिमिलर है। इन सबके पी रेशियो में आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो एचडीबी का अर्निंग पर शेयर लगभग 26 रुपये के आसपास है, बजाज का भी 26 के आसपास है, सुंदरम का 170 के आसपास है, जबकि L&T फाइनेंस का अर्निंग पर शेयर केवल 10 रुपये के आसपास है। यानी यहाँ भी आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अर्निंग पर शेयर एंड पी रेशियो भी ऑलमोस्ट सबका सेम है। एंड ना ही केवल पी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर सेम है, बल्कि अगर आप इन सब का ROE देखते हैं तो ROE भी लगभग इन सबका सेम ही है। एचडीबी का 14% के आसपास है, बजाज का 19% के आसपास, सुंदरम का 15% के आसपास एंड L&T का ROE लगभग 10% के आसपास है। इसलिए दोस्तों हम बोल सकते हैं कि एचडीबी का जो वैल्यूएशन रखा गया है वो इसके पीर को देखते हुए ठीक ठाक रखा गया है। ना ही ये आईपीओ हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा एंड ना ही हमें काफ़ी सस्ता मिल रहा है। देखा जाए तो अपने पीर ग्रुप के मुकाबले हमें इनलाइन देखने को इसका वैल्यूएशन मिल रहा है। वहीं अब अगर इसके आईपीओ डिटेल के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 25 से 27 जून के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 700 से लेकर 740 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें दोस्तों इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के बारे में तो जी हाँ, इस आईपीओ में आपको शेयर होल्डर कोटा भी देखने को मिलेगा एंड एम्प्लॉय कोटा भी देखने को मिलेगा। यानी अगर आप इस एनबीएफसी कंपनी में काम करते हैं तो आप एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आपके पास एचडीएफसी का शेयर है तो आप इसके शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं।
वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसके एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक ही पैन कार्ड से 3 आईपीओ एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। वो हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे कि वो आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी अगर इसके टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो इसका टोटल इशू साइज 12,500 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 2,500 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी ये जो पैसा है 10,000 करोड़ वो पूरा का पूरा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहीं अगर फ्रेश इशू के बारे में बात करें तो ये जो पैसा है वो कंपनी के पास जाने वाला है। यानी कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 12,500 करोड़ के आसपास रेज करने वाली है, जबकि कंपनी के पास केवल 2,500 करोड़ ही जाने वाला है। 10,000 करोड़ जो है वो प्रमोटर के पास जाने वाला है, जो कि एक देखा जाए तो निगेटिव बात है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में 20 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 14,800 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बट वहीं दोस्तों बात करें अब इसके रिटेल कोटा के बारे में, तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। यानी दोस्तों अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके लिए रिटेल कोटा में भी काफी अच्छा खासा 35% का कोटा दिया गया है। वहीं एनआरआई के लिए 15% का कोटा दिया गया है, जबकि अगर क्यूआईबी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा रखा गया है। सो आप चाहें तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं या फिर रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ये जो आईपीओ है वो 25 से 27 जून के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 30 जून को देखने को मिल जाएगा। एंड अगर दोस्तों आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 1 जुलाई को आपको इसका रिफंड भी मिल जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 1 ही जुलाई को इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं बात करें फाइनली लिस्टिंग डेट के बारे में तो 2 जुलाई को इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ का लिस्टिंग आपको 2 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। याद रखें कि 25 जून से 2 आईपीओ ओपन हो रहा है, इसलिए 2 जुलाई को आपको 2 लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। सो अब इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में बात करें तो फिलहाल ग्रे मार्केट में इसका 15% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 15% के हिसाब से देखा जाए तो पर लॉट पे आपको कहीं ना कहीं 2,000 रुपये से लेकर 2,200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल ग्रे मार्केट में तो इसका काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। बट दोस्तों देखना होगा कि आईपीओ के दूसरे या फिर तीसरे दिन इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है या फिर इसके जीएमपी में हमें और गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर इस आईपीओ को दूसरे और तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है तब तो इस आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। इसलिए फिलहाल अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई भी करना है तो आपको दूसरे और तीसरे दिन के इसके जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन को देखते हुए ही अप्लाई करनी चाहिए, चाहे वो रिटेल कोटा हो, शेयर होल्डर कोटा हो या फिर एम्प्लॉय कोटा हो। किसी भी कोटा में आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले दूसरे दिन एंड तीसरे दिन के जीएमपी को एंड सब्सक्रिप्शन को देखते हुए तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। वहीं बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो दोस्तों देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा रहने वाली है, क्योंकि एक तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग पेरेंट है जो कि है एचडीएफसी बैंक। यानी देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक जो है वो भारत की नंबर 1 प्राइवेट बैंक है। एंड एचडीएफसी के सपोर्ट होने के कारण एचडीबी फाइनेंशियल्स को फंडिंग, ब्रांड ट्रस्ट और कस्टमर्स जल्दी मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लें कि अगर किसी को लोन लेना है और वो देखता है कि एचडीबी का कनेक्शन एचडीएफसी बैंक से है तो वो ज़्यादा भरोसा करता है। वहीं इस कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड लोन प्रोडक्ट है। यानी देखा जाए तो कंपनी हर तरह का लोन देने का काम करती है। ऐसा कोई भी लोन नहीं होगा जो ये कंपनी नहीं देती है। इसलिए इस कंपनी जो रेवेन्यू है वो आपको हर फील्ड से देखने को मिल जाएगा। यही नहीं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक का जो प्रेजेंस है वो पूरे भारत में है, सेम वैसे ही एचडीबी फाइनेंशियल्स का जो प्रेजेंस है वो भी पूरे भारत में है। इसीलिए इस कंपनी का कस्टमर भारत के हर एक छोटे बड़े सिटीज में देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों तो ये कंपनी लोन देने का प्रोसेस इतना आसान कर दी है कि घर बैठे कोई भी लोन ले सकता है। यानी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी एंड कलेक्शन नेटवर्क की वजह से ये अपने ब्रांड को और ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, जो आगे आने वाले समय में इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट दोस्तों देखा जाए तो अगर इस कंपनी के साथ कुछ स्ट्रेंथ है तो कुछ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। सो अगर रिस्क के बारे में बात करें तो इस सेक्टर में दोस्तों कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इस सेक्टर में ऑलरेडी बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस जैसे बड़े बड़े कंपटीटर हैं जो सेम सेगमेंट में काम करते हैं। अगर इसके कंपटीटर बेटर स्कीम देता है तो एचडीबी के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बट ये छोटा मोटा रिस्क तो दोस्तों हर कंपनी के साथ बना रहता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा खासा रह सकती है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है,
वैल्यूएशन भी ठीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि बात करें अगर एनबीएफसी सेक्टर के बारे में तो दोस्तों एनबीएफसी सेक्टर जो है वो भारत में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इवन आप देख ही रहे हैं कि इंडिया के अंदर हर एक सामान को ईएमआई पर देने के लिए काम किया जा रहा है। छोटा से छोटा चीज़ भी आपको अब ईएमआई के तौर पे देखने को मिल जा रहा है। इसीलिए देखा जाए तो इस सेक्टर में आगे अभी काफ़ी डिमांड बना हुआ है। इसलिए ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो कौन कौन इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला है एंड कौन कौन लॉन्ग टर्म का व्यू लेके अप्लाई करने वाला है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको इसके शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रो के टर्मिनल को यूज करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लोग आईपीओ ग्रो के अकाउंट से अप्लाई करते हैं, इसलिए हम भी यहाँ पे ग्रो को ही यूज करने वाले हैं। ये कोई दोस्तों स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं बस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको शेयर होल्डर कोटा में, रिटेल कोटा में या फिर एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई करना है। सो नो मैटर दोस्तों आपके पास कोई भी ऐप हो, उस ऐप को आपको ओपन करना है। ओपन करके आपको आईपीओ के सेक्शन को ढूंढना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईपीओ का सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सा आईपीओ जो है वो अभी ओपन है। फिलहाल अभी कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ ओपन नहीं है, इसलिए मैं आपको एसएमई आईपीओ में ही बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में, रिटेल में एंड इवन एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि यही एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ है एंड इसमें हमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम इसके अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही हम इसके अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अप्लाई एज ए रेगुलर, यानी ये जो है वो रिटेल कोटा के लिए है। इसीलिए अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीधा कंटिन्यू करके रिटेल कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके डीमेट अकाउंट में एचडीएफसी का शेयर पड़ा हुआ है एंड आप चाहते हैं कि इसमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करें तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहीं पे आपको शेयर होल्डर कोटा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये जो आईपीओ है वो एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ होता तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर कोटा का एंड एम्प्लॉय कोटा का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता। तो आपको उन सब ऑप्शंस पे क्लिक करना है एंड नीचे डन पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। बट याद रहे दोस्तों कि इन सारे कोटा में अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए लगाना है, एक एप्लीकेशन आपको रिटेल कोटा के लिए लगाना है एंड एक एप्लीकेशन अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय कोटा के लिए भी लगा सकते हैं। आपको एक ही एप्लीकेशन में ये तीनों कोटा नहीं मिलेगा। इन तीनों कोटा में अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप चाहें तो मिनिमम 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एक शेयर होल्डर कोटा का एंड एक रिटेल कोटा का। क्योंकि अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट मिलने का चांस है वो रिटेल कोटा के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। फिलहाल शेयर होल्डर कोटा का तो कोई एडिशनल डिस्काउंट नहीं दिया गया है, बट जो अलॉटमेंट चांस होगा वो आपका ज़्यादा रहने वाला है। सो आई होप दोस्तों कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है वो आपको अब अच्छे समझ में आया होगा। सो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इसमें रिटेल कोटा में अप्लाई करने वाले हैं या फिर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके ग्लोब सिविल आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।